मैं तेरे भांजा हूँ। हेलो भी मैं हेलो क्या मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ। इसको कहते हैं मर्दानी। मर्दानी और तू वीडियो बना भाई, क्लियर बना होगा ना, बड़ा बड़ा। कौन डर रहा है? मैं डर नहीं रहा, फायदा भी नहीं जाए सबसे पहले मैं डर नहीं, जो पर ये है सब तो भाई तो हाथ तो लगा के दिखा दे और मैं तो इसको गले में डालूंगा। 500 रुपए यही पे दूंगा बेटा। चल 500 रुपए यही पे दूंगा। तू मेरा भाई है, वो मेरा मामा है। चल इसको गले में टाक, अगर जो डस देगा मरेगा। मेरी गारंटी मैं मर डसेगा, मैं मरूंगा पर मैं इसको पकड़ूंगा। ये तस्वीरें पौड़ी गढ़वाल के सुकई गांव से आई है। पत्थरों के बीच कोबरा था और उसे पकड़ने की जिद थी। क्या दोनों से अपने हाथों से कोबरा को उसने पकड़ लिया या कोबरा दोनों पर भारी पड़ गया? क्या 500 रुपए के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी या दोनों मजाक कर रहे थे? अब तक की तस्वीरें देखने के बाद आप यही सब सोच रहे होंगे। जब तक हम इसकी पूरी कहानी न बता दें तब तक आप सोचते रहिए कि आखिर हुआ क्या। सामने खतरनाक कोबरा और उसे पकड़ने की जिद। आ मेरे पास, अगर मैं तेरे भांजा हूँ। कोबरा काट दे तो पल भर में जान निकल जाए। ऐसे जहरीले सांप को पकड़ने के लिए लगा था सट्टा। मौत की सट्टेबाजी में कौन जीता और कौन हारा? क्या इस नाग को ये दोनों पकड़ पाए? क्या कोबरा की गर्दन को मरोड़ पाए? यहाँ पौड़ी के सुकई गांव में कहानी कोई और लिखी गई। सांप को देखकर अक्सर शरीर सिहर उठता है, लेकिन इन लड़कों के मन में कोई डर नहीं था। हेलो भी मैं हेलो क्या मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ। तस्वीरें मंगलवार की हैं। वीडियो में कैद इस कहानी को चलिए शुरू से देखते हैं। ले क्यों डर रहा, भाग क्यों रहा है? वही बैठा है। अबे भागूंगा, मेरे मामा है वो। अबे सफेद बनियान में दिख रहा युवक नशे में था। उसके पास पीली टी शर्ट में एक और नौजवान था। इन दोनों के अलावा दो और लोग थे। उनमें से लाल शर्ट वाले को आप देख सकते हैं और चौथा वीडियो बना रहा था। भाई मैंने तेरे सांप पकड़े पर सागर में कभी भागा और मैं पकड़ूंगा इसको। इन दोनों के बीच कोबरा को पकड़ने के लिए 500 रुपए की शर्त लगी थी। दोनों के मन में डर बिल्कुल नहीं था। कोबरा को एक खिलौना समझ रहे थे। कौन डर रहा है? मैं डर नहीं रहा, फायदा भी नहीं जाए सबसे पहले मैं डर नहीं, जो पर ये है सफेद बनियान में जो युवक है उसने साफ साफ कह दिया कि वो सांप पकड़ सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी सबसे पहले है। वही पीली टी शर्ट वाला उसे पकड़ने के लिए चुनौती दे रहा था। एक काम करो, उधरे के कुछ जरूर जाने दो यार। कब जाऊंगे? जब तक मुझे पता नहीं तब वो जाऊंगी। चल पकड़ ले चल भाई, रे। पूंछ पे हाथ लगे दे भाई। एक वक्त ऐसा लगा कि तमाशा यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन पीली टी शर्ट वाला पकड़ने की चुनौती देता रहा। 500 रुपए यही पे दूंगा बेटा। चल 500 रुपए यही पे दूंगा। तू मेरा भाई है, वो मेरा मामा है। चल इसको गले में टाक, अगर जो डस देगा मरेगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वाकई सबक है, परेशान करने वाली है और हमेशा के लिए इस सबक को जहन में बिठाने वाली है। क्योंकि ये जो कर रहे हैं, जो ये लड़के यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब के सब शराब के नशे में मालूम होते हैं।
और उस नशे की तुनक ऐसी कि कोबरा से भिड़ जाना, दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाना। कोबरा सामने फन फैलाए खड़ा है, मगर नशे में धुत ये युवा इस बात से अनजान है कि कोबरा का एक वार जानलेवा हो सकता है, जान पर बन सकती है। नशा ही वजह है जिसकी वजह से ये दुस्साहस कर रहा है। कोई होशो हवाश में ये जोखिम नहीं उठा सकता। ये ना ही कोई सपेरा है, ना ही वन विभाग का कोई कर्मी है, बल्कि ये राहगीर है जो नशे में मस्ती में कोबरा को पकड़ने चल पड़ा। और ये देखिए, कोबरा ने इस पर जब झपट्टा मारा तो क्या उसने इसे डस लिया या फिर ये बच गया, या अगर जरा से भी डंक इसे लगी तो क्या हो सकता है इसके साथ। ये तमाम वो सवाल हैं जो इन तस्वीरों से उठते हैं, और इन सवालों से ज्यादा अहम ये है कि शराब के नशे में क्या क्या हो सकता है। अब जरा देखिए इन तस्वीरों को, आप गौर से देखते रहिए। ये 3 युवा हैं, तीनों युवा कहीं से कहीं गुजर रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, पौड़ी का इलाका है। यहाँ पर एक अचानक ये तीनों के तीनों शराब के नशे में भी मालूम पड़ते हैं, और अचानक एक कोबरा इनके सामने नजर आ जाता है, और फिर इनमें आपस में होड़ लग जाती है। हालांकि 2 लड़के मना कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीली टी शर्ट पहने हैं उसके ऊपर जिद सा छा जाता है कि वो तो इसे पकड़ कर रहेगा। वो दावा कर देता है कि हर हाल में वो इस कोबरा को पकड़ेगा। हालांकि उसके साथी उसे मना कर रहे हैं, बार बार उससे कह रहे हैं कि ये जोखिम मत उठाओ, ये खतरनाक कोबरा है। बाकी दोनों भी थे नशे में, लेकिन वो होश में थे इतने कि उनको समझ आ रहा था कि ये कोबरा है, मगर ये शख्स तो जैसे आमादा हो गया था इस सांप को पकड़ने के लिए। और सांप देखिए सामने से उसे फन काट रहा है। ये अपनी जैकेट को निकालकर उसको हाथ में बांधकर समझ रहा है कि महफूज हो गया है। और ये जो वार था कोबरा का, वो खाली नहीं गया। ये सबसे दर्दनाक पहलू मैं आपको बता रहा हूं। अब ये जो वार था अभी कोबरा का, उसने जो इसके हाथ पे, इसके टी शर्ट के ऊपर से वार किया था, वो खाली नहीं गया। कोबरा ने अपना काम कर दिया था। उसकी डंक इसके हाथों में लग चुकी थी, और टी शर्ट भी उस डंक को नहीं बचा पाया था। उसके बाद जैसे इसके हाथ में डंक लगी, आप गौर करेंगे पिछली तस्वीर में ये हाथ ऐसे झाड़ रहा है क्योंकि इसके हाथ में डंक लग चुकी है। कोबरा के दांत की चुभन का दर्द, इसका एहसास इसको है, लेकिन समझ अभी भी नहीं है कि क्या हो सकता है। और हुआ आखिरकार ये कि दूसरे साथी ने तो उस सांप को पकड़ लिया, उसे फेंक दिया, मगर ये शख्स जो पीली टी शर्ट में आपको नजर आ रहा है, उसके शरीर में जहर फैल गया और वो मर गया। और मेरठ मेडिकल कॉलेज में बरेली का एक मरीज भर्ती होता है। 3 दिन तक उसका इलाज होता है। इसी दौरान मरीज की मौत हो जाती है। परिजन मेडिकल कॉलेज से जानकारी मांगते रहे, मगर मेडिकल कॉलेज ने उन्हें किसी और मरीज की जानकारी थमा दी। उनका मरीज ठीक है ये कहा, जबकि हकीकत में वो मर चुका है। मेरठ मेडिकल कॉलेज पर इस बार जो आरोप लगे हैं वो बेहद ही गंभीर और शर्मनाक हैं। यहाँ संतोष नाम के एक मरीज की 23 अप्रैल को इलाज के दौरान कोविड से मौत हो जाती है, और उसके घर वालों को मेडिकल कॉलेज प्रशासन गलत जानकारी देता रहा। हद तो तब हो गई जब कुछ दिन तो शव को मॉर्चरी में रखा गया और फिर लावारिस दिखाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 3 मई तक हमें उनका अपडेट मिला। फिर 3 मई की सुबह हमें उनका आखिरी अपडेट मिला कि उनका ऑक्सीजन लेवल 77% है और ऑक्सीजन लगी हुई है। उसके बाद शाम को जब हमने अपडेट लेने के लिए फोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है और आप हमें बाद में कॉल करिएगा। ये मृतक संतोष की बेटी है। इन्होंने जब फोन करके अपने पिता के हेल्थ की जानकारी मांगी तो डॉक्टर्स ने किसी दूसरे संतोष नाम के मरीज की जानकारी इनको दे दी। लेकिन कुछ दिन बाद जब संतोष का परिवार बरेली से मेरठ आया और पूरी जांच पड़ताल की तो दंग रह गए।
हम लोग गए उनके बारे में पता करने, तो बोले इस पेशेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप देख लीजिए। सारा हमें वार्ड घुमाया, कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, पूरा हॉस्पिटल हमें घुमाया कि आप देख लीजिए, एक एक रूम चेक करवाया कि ये देखिए पेशेंट, आपका पेशेंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बोले अब हमें इनकी कोई जानकारी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज मांगा तो वो अभी तक हमें उन्होंने नहीं दिखाया है। लड़की के पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन इस बार भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने परिवार को जिस संतोष की मृत्यु की जानकारी दी वो उसके पिता की नहीं थी, जिसके बाद परिजनों ने विरोध किया तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन तक बात पहुंची। प्रिंसिपल ने इस पूरे केस की जांच के लिए कमेटी बनाई और परिवार को आश्वासन दिया कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद उसी समय 2 मरीज, दूसरा भी संतोष नाम का मरीज भर्ती था। वो लोग फ़ोन करते थे तो उनको वो कन्फ्यूजन में दूसरे मरीज को बारे में बता दिया गया कि ये है, तो इस कन्फ्यूजन के कारण ऐसा हुआ। फिलहाल इसकी एक कमेटी बना दी गई, जांच कर रही है। मेरठ मेडिकल कॉलेज पर लगा ये आरोप बेहद ही गंभीर है। मृतक संतोष के परिजनों ने मुख्यमंत्री से भी मदद की गुहार लगाई है। साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि किसी और के साथ इस तरह की हरकत न हो। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। बड़ी खबर, यूपी में रिकॉर्ड ऑक्सीजन उपलब्ध है। यूपी में 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इस वक्त उपलब्ध है। ये जानकारी दी है एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने। बयान दिया है कि यूपी में रिकॉर्ड बना है और ऑक्सीजन की उपलब्धता जरूरत से इस वक्त ज्यादा है। आपको बताएं कि 1000 मीट्रिक टन की इस वक्त जरूरत है। जो उछाल आया है मांग में, 300 मीट्रिक टन की जरूरत हुआ करती थी, 1000 टन पे ये पहुंच गई है मीट्रिक टन पे इस वक्त ज़रूरत, क्योंकि कोविड पेशेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है। मगर अब इसकी उपलब्धता को 1000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कर दिया गया है। यही अब जानकारी दी है एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने और यही बता रहे हैं वो ग्राफ के जरिए। तो प्रदेश में इस वक्त पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, कोई कमी नहीं। सबसे पहले भारत सरकार से हमने रिक्वेस्ट की कि जो है हमारा ऑक्सीजन का अलॉटमेंट बढ़ाया जाए। हमारा ऑक्सीजन का अलॉटमेंट जो मात्र 400 मीट्रिक टन का था, उसको एक ही दिन में भारत सरकार ने 750 मीट्रिक टन बढ़ाया और फिर हमारे रिक्वेस्ट पर भारत सरकार ने इसको 850 मीट्रिक टन बढ़ाया और आज की तारीख में 897 मीट्रिक टन की उपलब्धता भारत सरकार ने अपने एलोकेशन के आधार पर की है। तो आप देखिएगा टैंकर्स हमारे लगभग 60-70 करीब टैंकर्स से बढ़ते बढ़ते जो है हमारे टैंकर्स 90-100 के आसपास आ गए। हमारे टैंकर्स की कैपेसिटी 1200 मीट्रिक टन की है, लेकिन जहां हमने जहाज का इस्तेमाल किया, जहां हमने ट्रेन का इस्तेमाल किया, जहां हमारा टर्न अराउंड मॉनिटर हुआ, तो 1200 की कैपेसिटी में आप देखेंगे। नेक्स्ट दिखाइए। देखिए आपने जो है 1000 मीट्रिक टन तक हमने अपने सप्लाई पहुंचा दी। और इस बीच नीति आयोग की तरफ से ट्वीट कर यूपी सरकार की तारीफ की गई है। ट्वीट में लिखा गया है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट और ट्रैकिंग का सराहनीय मॉडल है ये, जिसे यूपी सरकार ने अपनाया है। ट्वीट में कहा गया है नीति आयोग की तरफ से कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट और ट्रैकिंग का सिस्टम जो है वो सराहनीय है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे एसीएस अवनीश अवस्थी। यूपी सरकार ने ऑक्सीजन हब तैयार किए हैं और ऑक्सी ट्रैकर डैशबोर्ड के जरिए ट्रैकर्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है। इससे तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकी है। नतीजा है कि जहां पहले 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी, वहां पर 1000 टन की अब सप्लाई हो रही है। नीति आयोग ने यह ट्वीट किया है। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए भारत आयोग ने एक बार फिर से देश के लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि सरकार ने हर एक नागरिक को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने दावा किया कि साल के अंत तक देश में 216 करोड़ वैक्सीन की डोज होगी। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते
हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले डोजेज भारत में निर्मित होंगी। और कोरोना महामारी के दौरान विदेशों से मिल रही मदद लेने में कईयों को कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा देश में FCRA कानून में थोड़ी ढिलाई की मांग उठने लगी है। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट विपिन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस कानून में नरमी लाई जाए। उन्होंने PM को लिखे पत्र में कहा है कि इस महामारी के दौर में विदेशों से लगातार मदद की पेशकश आ रही है, लेकिन गैर रजिस्टर्ड NGO अंतर्राष्ट्रीय सहायता नहीं ले पा रहे हैं। विपिन अग्रवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि हालात की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सेवा में विदेशी मदद के नियम को लचीला बनाया जाए। NRIs, overseas corporates who wants to donate certain equipment, certain medicine or injection to Indian entities who are charitable in nature, includes hospitals, society, trust. However, they cannot accept the said contribution because of the FERA regulation. Under the FERA, you have to be registered and get a ID before any foreign contribution is received. According to me, FERA regulation was brought to stop donation or contribution which was detrimental to the nation. However, there can't be any better reason to get foreign contribution than at this time of pandemic when everything is in shortage in India. और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला। नमस्कार।